सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सुपर प्राइम टाइम। सुपर प्राइम टाइम यानी देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें अगले 1 घंटे तक लगातार। लेकिन सबसे पहले शुरुआत टॉप 80 तालिबान से जुड़ी खबरों से। ये 80 खबरें आपको बताएंगे तालिबान से जुड़ी, अफगानिस्तान से जुड़ी हर बड़ी खबर। तो आइए करते हैं शुरुआत। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच जंग शुरू हो गई है और इस भीषण लड़ाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक दूसरे की मारक काबुल पर कब्जे की लड़ाई जारी है। पंजशीर घाटी में एक तरफ विद्रोही तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ तालिबानी आतंकियों ने आर्टिलरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक तस्वीर बेसालह जिले से सामने आई है जहां तालिबानी आर्टिलरी से फायर का ट्रायल कर रहे थे। एंटी तालिबानी और पंजशीर के विद्रोही गुट के कमांडर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि तालिबान राज को पंजशीर नहीं मानेगा, हम खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे लेकिन तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। काबुल एयरपोर्ट का एक शॉकिंग वीडियो दुनिया के अफगानिस्तान से सामने आया है। एयरपोर्ट के बाहर मदद के लिए मौजूद लोग सीवर में खड़े होने को मजबूर हैं, इसके बावजूद उन्हें मदद नहीं नसीब हो रही। अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए बेसब्र हो रहे लोगों पर नया संकट खड़ा हो गया है। अब तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ अफगानियों के जाने पर रोक लगा दी है। इस रोक के संबंध में तालिबान ने अपना आदेश सड़क पर तैनात लड़ाकों तक पहुंचा दिया है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक हिब्तुल्लाह अखुंजादा जल्द ही सबके सामने आएगा। इसे जबीउल्लाह मुजाहिद ने अल्लाह की मर्जी बताया है। इसके अलावा यह भी दोहराया कि अफगानिस्तान में कोई भी पाकिस्तानी तालिबानी नहीं है। तालिबान ने अपनी सरकार के मुख्य चेहरों का ऐलान कर दिया है। मुल्ला सकुल्ला को तालिबान ने शिक्षा और ट्रेनिंग का प्रमुख बनाया है। अब्दुल्ला बाकी को उच्च शिक्षा प्रमुख, इब्राहिम हक्कानी को आंतरिक सुरक्षा मंत्री, गुल आगा को वित्त मंत्री और मुल्ला शीरी को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान में सरकार के लिए तालिबान के अंदर एक अलग सिस्टम पर सहमति बनी है। इस सिस्टम के तहत काउंसिल का गठन होगा और इस काउंसिल के 5 सदस्य ही पूरी सरकार को चलाएंगे, जिसमें अमीरात के साथ साथ राष्ट्रपति का पद भी होगा। इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के काउंसिल सिस्टम में राष्ट्रपति का पद अपवाद होगा, लेकिन अब्दुल्ला गनी बरादर, मुल्ला याकूब खलीलुर रहमान हक्कानी, अब्दुल्ला हामिद करजई, हनीफ अतमार और गुलबुद्दीन हिकमतयार ने सिस्टम पर सहमति जताई है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाकों की आइसक्रीम पार्टी मनाते सामने आई तस्वीर का जवाब तस्वीर से ही दिया गया है। तालिबान ने प्रेसिडेंट बाइडेन की आइसक्रीम खाते कई तस्वीरों का एक कोलाज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगानिस्तान से रेस्क्यू करके भारत लाए गए जो 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हें दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों ही कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीज हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला बरादर से काबुल में बातचीत की है। ये तालिबान और बाइडेन सरकार के बीच अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर G7 की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले मुल्क तालिबान सरकार को मान्यता देंगे या साझा लड़ाई जारी रखेंगे, इस पर सार्वजनिक और सर्वमान्य फैसला लिया जा सकता है। अफगानिस्तान में बिगड़ रहे हालात के बीच अमेरिका के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान से वापसी के लिए 31 अगस्त की आखिरी तारीख तय है, लेकिन अमेरिका के लिए अफगानिस्तान पूरी तरह से खाली करना इतना आसान नहीं दिख रहा। अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिक और सैनिकों की वापसी 31 अगस्त तक होगी या फिर इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर 24 घंटे में फैसला हो जाएगा। इसी फैसले के बाद पेंटागन अपनी रणनीति का ऐलान करेगा, जिसमें तालिबान से बात या जंग जारी रखने पर मोहर लग सकती है। काबुल से यूक्रेन का एक विमान हाईजैक होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया था। दावा किया गया था कि प्लेन जबरदस्ती ईरान की तरफ ले जाया गया। हालांकि बाद में यूक्रेन के प्लेन की लोकेशन मिली और विमान अपहरण की खबर का खंडन हो गया। ईरानी एविएशन डिपार्टमेंट ने यूक्रेन के प्लेन के अपहरण और ईरान ले जाने की खबर का खंडन कर दिया है। ईरान के मुताबिक प्लेन मशहद में रिफ्यूलिंग के लिए रुका था और फिर यूक्रेन के लिए निकल गया। कीव में प्लेन उतारने के यूक्रेन ने भी हाईजैक की खबर को गलत बताया। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार ने जो अभियान चलाया है उसे ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर अकाउंट पर दी है।
तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर शिया स्कॉलर काउंसिल की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद शिया विद्वानों ने खत्मुल नबीन मदरसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने दुनिया से मानवाधिकार की रक्षा करने की अपील की है। तालिबान ने अफगानिस्तान से निकलने के बेसब्र लोगों के कारण हुई अफरा तफरी का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। तालिबान की तरफ से ये आरोप मुल्ला याकूब ने वॉइस ऑफ शरिया रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में लगाए हैं। वॉइस ऑफ शरिया रेडियो में दिए इंटरव्यू में तालिबान सैन्य आयोग का प्रमुख मुल्ला याकूब अमेरिका पर जमकर बरसा। या हुक्म के मुताबिक अमेरिका ही लोगों को देश छोड़ने के लिए उकसा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर अराजकता की वजह भी याकूब ने अमेरिका को ही बताया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदराब में 2 महिला, 1 बच्चे और 1 पुरुष की हत्या कर दी है। इन लोगों का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो भी आम अफगानियों की तरह मुल्क छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन गांव छोड़कर भागे लोगों को तालिबानियों ने तलाश कर मार डाला। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में अंदराब जिले और उसके आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप है। तालिबान की दहशत के कारण लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। अंदराब में महिला, बच्चे और बुजुर्ग की हत्या की जानकारी बाहर निकलने में कामयाब हुए लोगों ने सार्वजनिक की है। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए भी अलर्ट जारी हो गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने खान को विदेश दौरा न करने को कहा है। वहीं बनीगाला को छोड़कर पीएम हाउस में शिफ्ट होने को भी कहा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तहरीक तालिबान से खतरा है, इसलिए खुफिया एजेंसियों ने फिलहाल बनीगाला की सुरक्षा बढ़ा दी है। इमरान खान के लिए खतरा तालिबान की मदद और उनके अफगान पर काबिज होने पर की गई तारीफ का नतीजा माना जा रहा है। अफगानी पॉप स्टार आरियाना सईद ने एक साक्षात्कार में अफगानिस्तान से बाहर निकलने पर खुशी जताई है, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान में छूटे लोगों के लिए दुख भी जताया। उन्होंने कहा कि जो 20 साल पहले अफगान ने किया वो अविश्वसनीय था, लेकिन अफगान फिर उसी जगह पहुंच गया है। अफगानी पॉप स्टार आरियाना सईद तालिबान की वापसी के बाद महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चिंतित हैं। उनकी चिंता का कारण यह है कि अब औरतों को बुनियादी अधिकार नहीं दिए जाएंगे और उन्हें अपने साथ एक पुरुष को रखना अनिवार्य हो जाएगा। फ्रांस ने अफगानिस्तान से अपने लोगों के साथ उन अफगान नागरिकों को भी बाहर निकाला है जिन्होंने नाटो की मदद की है, लेकिन काबुल से निकाले गए एक शख्स को अब फ्रांस ने अपनी निगरानी में रखा है। इस शख्स पर तालिबान के साथ संबंध होने का शक है। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री गेराल्ड डॉरमेनिन ने खुलासा किया है कि अफगानिस्तान से जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें कई लोगों के संबंध तालिबान से रहे हैं, इसलिए जिन लोगों पर शक है उन्हें निगरानी में रखा गया है। इसमें फिलहाल एक शख्स और उसके 4 साथी संदेह के दायरे में हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत काबुल से भारतीय यात्रियों को निकाला जा रहा है। कुछ भारतीयों को एयर इंडिया की फ्लाइट से दुशानबे के रास्ते दिल्ली लाया गया। इन यात्रियों ने रेस्क्यू के बाद हवा में ही अपनी खुशी नारे लगाकर जाहिर की है। एयर इंडिया की फ्लाइट से अफगानिस्तान से 78 लोगों को बाहर निकाला गया है। इन लोगों में 25 भारतीय हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान समेत उन देशों के यात्री हैं जिन्होंने रेस्क्यू के इंतजार में काबुल एयरपोर्ट पर ही लंबा वक्त गुजार दिया। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद जारी बर्बरता को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक विशेष सत्र आयोजित किया है। अब से चंद घंटे बाद ये बैठक होगी, जिसमें मानवाधिकार और अफगान के हालात पर सभी देशों का रुख जाना जाएगा। 2 दशक बाद तालिबान के लौटने के साथ ही क्रूरता का दौर भी शुरू हो गया है। ऐतिहासिक धरोहरों को भी तालिबानी नेस्तनाबूद कर रहे हैं। गजनी में प्रवेश के लिए बने ऐतिहासिक द्वार को भी तालिबानियों ने क्रेन से ध्वस्त कर दिया। ब्रिटेन के सबसे कट्टर मुस्लिम उपदेशक अंजेम चौधरी ने तालिबान से अपील की है कि वो अफगानिस्तान में रह रहे गैर मुसलमानों से जजिया का वसूल करें। अब तक सैकड़ों जिहादी और आतंकियों को तैयार कर चुके अंजेम चौधरी की मांग है कि तालिबान म्यूजिक पर बैन लगा दे। 31 की मियाद तक अमेरिका को निकलने के लिए तालिबान से मिले अल्टीमेटम के बाद अमेरिकन को तेजी से बाहर निकाला जा रहा है। सोमवार को एक दिन में अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से 10,900 लोगों को बाहर निकाला। अफगान में तालिबान के काबिज होने से पाकिस्तानी हुकूमत और नेता बेहद खुश हैं। इसी खुशी में पीटीआई के नेता नीलम इरशाद शेख ने तालिबान और कश्मीर को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि अब तालिबानी भारत के अभिन्न अंग कश्मीर जीतकर पाकिस्तान को दे देंगे। पाकिस्तान में बारूदी कोहराम मचा है और पाकिस्तान को अफगान क्रिकेट टीम के साथ मैच की पड़ी है। अफगान पाकिस्तान के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज आगे बढ़ा दी गई है। इसके कारण पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन में आ रही दिक्कत को बताया है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान राज में अंदराब घाटी पर दुनिया का ध्यान खींचा है। सालेह के मुताबिक तालिब बच्चे और बुजुर्गों का अपहरण कर रहे हैं, उन्हें ढाल बनाकर घरों की तलाशी ले रहे हैं। खाने और ईंधन की सप्लाई लाइन भी तालिबान ने काट दी है।
अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के बाहर कुछ जगहों पर अजीब तस्वीर देखने को मिली। एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ के बीच अमेरिकी सैनिक और तालिबानी दोनों ही देखे गए। दोनों ने अपने लिए अलग अलग जगह भी तय नहीं की। हालांकि दोनों ने दोहा समझौते का पालन किया। बगलान के अंदराब घाटी में तालिबान के साथ जंग अब भी जारी है। नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर विद्रोहियों की तालिबानियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है। इसी कार्रवाई के तहत अंदराब में तालिबान के 50 लड़ाके ढेर हो गए, जिसमें एक तालिबानी जिला कमांडर भी शामिल है। तालिबान के कब्जे से बचे पंशीर की लड़ाई इस वक्त खतरनाक मोड़ पर है। पंशीर को वो इलाका है जहां चंद विद्रोहियों और नॉर्दर्न अलायंस के कारण तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है। अब तक जितनी भी खबरें इस इलाके से सामने आई हैं, उसमें तालिबान को ही नुकसान होने का पता चला है। अंदराब घाटी समेत पंशीर को लेकर जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बताया गया है कि करीब 150 तालिबानियों को विद्रोहियों ने मार दिया है। वहीं 100 से ज्यादा बंधक हैं। इसमें अकेले अंदराब के अंदर ही 20 तालिबानियों को बंधक बनाया गया है। 31 अगस्त की मियाद को लेकर अमेरिका के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। बाइडेन के सामने मुश्किल यह है कि अगर वो मियाद के अंदर अफगान छोड़ते हैं तो तालिबान की धमकी के सामने उन्हें झुका हुआ माना जाएगा। तालिबान से टक्कर लेने के लिए पंशीर में 9000 सैनिकों की फौज है। इस फौज को अहमद मसूद ने पंशीर के विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर खड़ा किया है। इसमें अफगानी फौज के जवान और तालिबान विद्रोहियों को शामिल किया गया है। रेजिडेंस फ्रंट के प्रवक्ता अली मैसम नजारी के मुताबिक तालिबानियों के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी हो चुकी है। तालिबान विद्रोही फोर्स में जो सैनिक शामिल हुए हैं, उन्हें इस वक्त जंग लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा उनकी फोर्स के पास गाड़ियां और हथियार भी मौजूद हैं। UNHCR के ऑफिस के बाहर अफगानी नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी मांग कर रहे हैं कि उन्हें दूसरे देशों में रहने के लिए इमिग्रेशन लेटर दिया जाए। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने की वजह से वसंत विहार के स्थानीय लोग प्रदर्शनकारियों से नाराज हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब जापान ने भी कमर कस ली है। काबुल में फंसे जापानी नागरिकों को निकालने के लिए जापान 3 मिलिट्री प्लेन काबुल भेजेगा। इसके अलावा अगर जापानी एम्बेसी में किसी अफगानी ने काम किया है तो उन्हें भी मर्जी से बाहर निकाला जाएगा। बैकडोर तालिबान को मजबूत करने में जुटा चीन अब ड्रैगन तालिबान को आर्थिक मदद देने की तैयारी में है। चीनी विदेश मंत्रालय ने तालिबान को बड़ी वित्तीय सहायता देने का इशारा किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अफगान संकट के लिए अमेरिका को मेन विलन बताया है। चीन ने कहा कि अफगानिस्तान को इस हाल में छोड़कर अमेरिका कैसे चला गया। अफगानिस्तान से लोगों को रेस्क्यू करने का इंडियन ऑपरेशन बहुत जल्द पूरा होने वाला है। भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी दौर में है। अब बस 2 ही विमान और जाएंगे अफगानिस्तान। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के चीफ एंड्रयू पार्सन्स ने कहा है कि भले ही पैरालंपिक में अफगानिस्तान के खिलाड़ी नहीं खेल रहे हों, लेकिन एकजुटता का संदेश देने के लिए टोक्यो में उद्घाटन समारोह के दौरान अफगानिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाकिस्तान में महिलाओं के लिए बढ़ती हिंसा और बलात्कार जैसी घटनाओं के खिलाफ बेनजीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। बख्तावर ने कहा है कि पाकिस्तान में पुरुषों को परिवार के साथ ही भीड़ में निकलने की अनुमति देनी चाहिए। तालिबान राज में ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सिर्फ एक हफ्ते में किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट जैसे प्रोडक्ट्स के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। अभी दुनिया का 5वां सबसे अमीर आतंकी संगठन माना जाता है तालिबान, लेकिन अब तालिबान ने $20 अरब की GDP वाले मुल्क पर कब्जा कर लिया है। मुमकिन है बहुत जल्द तालिबान दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन बन जाए। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री शेख रशीद ने आवाम को यकीन दिलाया है कि तालिबान राज में अफगानी जमीन से तहरीक तालिबान के आतंकी दहशत नहीं फैलाएंगे। ये बयान तब आया है जबकि तालिबान ने TTP के हजारों कैदियों को जेल से आजाद करा दिया है। पंशीर के लड़ाकों की बहादुरी देखकर तालिबान दंग है। 800 से ज्यादा तालिबानियों की मौत के बाद अब तालिबान कमांडर अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर पंशीर की ओर कूच कर रहे हैं। जर्मनी के टॉप मिलिट्री कमांडर ने दावा किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त करीब 5000 लोग अफगानिस्तान छोड़ने के लिए खड़े हैं। जर्मनी ने कहा है कि वो इनमें से कुछ लोगों का रेस्क्यू करेगा। तालिबान के कब्जे के बाद भी रूस को लगता है कि अब अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि रूस ने यह भी कहा है कि सिविल वॉर छिड़ने की कंडीशन में रूस कोई दखल नहीं देगा।
काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका ने अपने कब्जे का दायरा बढ़ा लिया है। अब अमेरिकी सैनिक सिविल टर्मिनल तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह है कि तालिबान की बद्री 313 स्पेशल फोर्स और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने भारत को सुझाव दिया है कि काबुल में दूतावास को खुला ही रखा जाए ताकि यह संदेश दिया जाए कि भारत अफगानिस्तान के साथ हमेशा खड़ा है। रिपब्लिकन नेता बायरन डोनाल्ड्स ने अफगान संकट के लिए जो बाइडेन को जिम्मेदार बताते हुए उनका इस्तीफा मांगा है। डोनाल्ड्स ने कहा है कि जिस तरीके से अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से बुलाया गया वो बेहद बचकाना और अनप्रोफेशनल था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की बड़ी जानकारी सामने आई है। अफगानी सैनिकों से हासिल किए गए अमेरिकी वेपन और हार्डवेयर सिस्टम की स्मगलिंग कर रहा है तालिबान। अमेरिकी हमवी और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों को पाकिस्तान को बेच रहा है तालिबान ने अपनी ड्रोन सर्विलांस टीम को पंजशीर घाटी पर तैनात करने के बाद अब अपनी एक नई आर्टिलरी यूनिट को भी पंजशीर के लिए डिप्लॉय कर दिया है। दूसरी तरफ तालिबानी कमांडर पंजशीर के विद्रोहियों से बातचीत के रास्ते भी खोज रहे हैं। अमेरिकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट फोर्स के कमांडर ने दुनिया भर को चेताते हुए कहा है कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर इतना खतरा है कि कुछ भी हो सकता है। कमांडर के मुताबिक इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद विमानों की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। पहली बार तालिबान ने खुद माना कि काबुल एयरपोर्ट पर इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी घूम रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि बगदादी ब्रिगेड को पहचानने के लिए कई चेक पॉइंट बनाए गए हैं। अफगानिस्तान से संभालकर भारत लाई गई गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को रिसीव करने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। पुरी ने गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को सिर पर रखकर रिसीव किया। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं ने 27 अगस्त को युम-ए-ताशकुर के आयोजन का ऐलान किया है। इमरान की मौलाना ब्रिगेड ने कहा है कि वो इस आयोजन के जरिए तालिबान की जीत के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। यूनिसेफ की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया 1 करोड़ अफगानी बच्चों के सामने भूख सबसे बड़ा संकट है। फौरन नहीं निपटा गया तो लाखों बच्चों की जिंदगी पर खतरा बन जाने लगेगा। सवाल यही है कि आखिर तालिबान इन बच्चों का पेट कैसे भरेगा। अल अरेबिया से बोली यूरोपियन यूनियन, कहा तालिबान से किसी भी तरह की राजनीतिक वार्ता में यूरोपियन यूनियन शामिल नहीं होगा। इससे पहले यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन भी कह चुकी हैं कि ईयू तालिबान को मान्यता नहीं देगा। कांधार के गवर्नर गाजी वफा ने कहा है कि जिन लोगों के वाहनों पर तालिबान ने कब्जा किया है अब उन तमाम गाड़ियों को उनके मालिकों तक पहुंचा दिया जाएगा और कांधार में हथियारबंद लोगों के घूमने पर जल्द रोक लगेगी। अहमद मसूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो 28 अगस्त का है जिसमें अहमद मसूद पंजशीर के लड़ाकों को संबोधित कर रहे हैं। पंजशीर के लड़ाके भी नारा लगाकर मसूद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तालिबान ने मौलवी मोहम्मद नबी उमरी को होस्ट राज्य का गवर्नर नियुक्त किया है। उमरी को अमेरिका ने दुनिया की सबसे खतरनाक ग्वांतानामो जेल में भी बंद रखा था। काबुल एयरपोर्ट के ठीक बाहर एक वीडियो सामने आया है जिसमें फायरिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही है। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि दिन के उजाले में भी काबुल किसी के लिए सेफ नहीं है। कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अफगानिस्तान से भारत आए सभी लोगों को 14 दिनों तक दिल्ली के आईटीबीपी कैंप में खुद को क्वारंटीन रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। दोनों ग्लोबल लीडर्स ने अफगानिस्तान संकट पर काफी देर तक बात की। रूस और भारत दोनों ही देशों ने अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए साझा प्रयास पर जोर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 24 से 26 अगस्त के बीच ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के दौरे पर रहेंगे। 4 देशों के इस दौरे पर पाकिस्तान की बातचीत का कोर इशू तालिबान ही रहेगा। अशरफ गनी के कजन अजमल गनी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें अजमल गनी वाशिंगटन के डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहे हैं। गनी खुद इस वक्त यूएई में हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके परिवार के कई लोग अमेरिका में शरण लिए हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तालिबान के पास करीब $212 मिलियन की कीमत के अमेरिकी एयरक्राफ्ट, गाड़ियां और गोला बारूद हैं। तालिबान ने यह सब अफगान सेना को हराने के लिए हासिल किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज स्थगित हो गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपसी सहमति के बाद यह फैसला लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 देशों की मीटिंग जारी है।
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे ताकतवर मुल्कों के सुपर लीडर लगातार मंथन कर रहे हैं। जानते हैं इस मीटिंग के पीछे का मकसद क्या है। तालिबान के बढ़ते दबदबे को रोकना, उसकी जंगी सनक पर लगाम लगाना, क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान से लोगों का पलायन जारी है। हजारों की तादाद में लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर जुटे हुए हैं। मगर इसी बीच तालिबान ने ऐलान किया है कि 31 अगस्त के बाद वो काबुल के सेफ पैसेज को बंद कर देगा। 31 अगस्त के बाद काबुल एयरपोर्ट नो फ्लाई जोन में तब्दील हो जाएगा। इतना ही नहीं, तालिबान ने यह तक चेतावनी दी है कि 31 अगस्त के बाद अगर किसी भी देश की सेना अफगानिस्तान की सरजमी पर दिखाई दी तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 31 अगस्त कयामत की डेट है? क्या 31 अगस्त के बाद अफगान लैंड पर भीषण घमासान होगा? देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 31 अगस्त, वैसे तो इस तारीख में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी ये तारीख चंद दिनों बाद दस्तक देने वाली है। बमुश्किल एक हफ्ते का वक्त बचा है, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 31 अगस्त की तारीख सुपर पावर अमेरिका समेत कई मुल्कों के गले की फांस बनने वाली है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही है, खतरा बढ़ रहा है। आखिर क्यों महाशक्ति अमेरिका 31 अगस्त की तारीख से टेंशन में है? क्यों ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूक्रेन जैसे मुल्कों के पसीने छूट रहे हैं? तो जान लीजिए, इसकी वजह तालिबान है। वही खूंखार आतंकी संगठन जिसने अफगानिस्तान को अपने शिकंजे में दबोच लिया है, पठान लैंड पर कब्जा कर लिया है। वैसे तो पठान लैंड पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। राजधानी काबुल में मौजूद संसद से लेकर प्रेसिडेंशियल हाउस तक को तालिबान ने हथिया लिया है। अब बस ये तय होना बाकी है कि तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान का चीफ कौन होगा, किसकी ताजपोशी होगी और किसे वजीर बनाया जाएगा। और उससे भी अहम ये कि अफगानिस्तान में तालिबान राज 2.0 का आगाज कब से होगा। तो जान लीजिए, इसके लिए तालिबान ने कुछ शर्तें रखी थी। वो ये है, तालिबान की पहली शर्त, अमेरिका की फौज पूरी तरह से अफगानिस्तान को खाली करे। तालिबान की दूसरी शर्त, बाकी देशों की सेनाएं भी अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएं। तालिबान की तीसरी शर्त, 31 अगस्त अफगानिस्तान छोड़ने की आखिरी तारीख होगी। इन तीन शर्तों के साथ ही तालिबान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को यह बता दिया कि 31 अगस्त से पहले जिसे भी काबुल से जाना है वो जा सकता है। मगर इन तीन शर्तों के साथ साथ तालिबान ने दुनिया के ताकतवर मुल्कों को यह धमकी भी दी कि 31 अगस्त से ज्यादा का वक्त किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। अगर 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान की सरजमी पर किसी अन्य देश के नागरिक की मौजूदगी रही या फिर किसी मुल्क की सेना बची, तो फिर से दुनिया तालिबान का तांडव देखेगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। फिर से अफगानिस्तान में संघर्ष होगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन के इस बयान को गौर से देखिए। 31 अगस्त पलायन की आखिरी तारीख है। इसमें किसी तरह का बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका समेत तमाम मुल्कों को नतीजे भुगतने होंगे और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। अब सवाल यह है, आखिर तालिबान ने यह वार्निंग क्यों दी? क्यों सुपर पावर अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी? तो इसकी वजह यह है कि जिस तरह काबुल एयरपोर्ट पर हालात बन रहे हैं, जिस तरह अफगानिस्तान से पलायन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी है, उसके चलते अब तक अमेरिका और बाकी देश अपने ही सैनिकों और नागरिकों तक का रेस्क्यू करने में नाकाम रहे हैं। असल में काबुल एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ है जिसे आसानी से काबू नहीं किया जा सकता। ऐसे में कई मुल्क अब अमेरिकी राष्ट्रपति पर यह दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो तालिबान से बात करें, अपनी सेना और लोगों को निकालने के लिए 31 अगस्त से ज्यादा का वक्त मांगे।
मगर तालिबान के आक्रामक रुख के आगे ऐसा होता नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल महीने में इस बात का ऐलान किया था। War in Afghanistan was never meant to be a multi-generational undertaking. We were attacked. We went to war with clear goals. We achieved those objectives. Bin Laden is dead and Al-Qaeda is degraded in Iraq and Afghanistan. And it's time to end the forever war. जिस वक्त बाइडेन ने यह बयान दिया था उस वक्त तक अफगानिस्तान पर तालिबान का दबदबा नहीं था, मगर बीते 3 महीनों में तालिबान ने अपनी ताकत इस कदर बढ़ाई कि पूरे अफगानिस्तान पर करीब करीब कब्जा कर लिया। शायद यूएस प्रेसिडेंट को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि तालिबान अफगान लैंड पर इस तरह शिकंजा कस लेगा। जैसे ही अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा, तालिबान ने उसे दबोच लिया। मगर अब हालात के चलते बाइडेन बैक फुट पर हैं, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे कई ऐसे देश हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि तालिबान से बात करके 31 अगस्त की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा वक्त मिले और अफगानिस्तान से लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। इसी मसले पर G7 देशों की मीटिंग भी जारी है। G7 के टॉप लीडर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि तालिबान के आक्रामक रुख पर क्या कार्रवाई की जाए। मुमकिन है कि G7 की मीटिंग में तालिबान के खिलाफ कुछ कठोर फैसले भी लिए जा सकते हैं। जैसे G7 तय करेगा कि तालिबान को मान्यता मिलेगी या फिर प्रतिबंध लगेगा। तालिबान से किस तरह की डील करनी है, इस पर ठोस प्लान तैयार किया जाएगा। G7 के अलावा बाकी देशों को भी तालिबान के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। इसके अलावा 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाने पर भी बात हो सकती है। सभी ये जो देश हैं G7 ये निर्णय करेंगे, जो भी वो आगे चलते हुए निर्णय लेते हैं वो सभी मिलकर लेंगे। ऐसा नहीं है जो अलग अलग निर्णय लें अपने अपने हितों को देखकर, तो यहाँ पर यूनिटी बनाकर उनको रखना पड़ेगा। और भी जो डेमोक्रेसीज हैं और भी जो जनतांत्रिक देश हैं, लोकतंत्र हैं, उन सबको अपने साथ मिलाकर ये सभी साथ में उनके साथ काम करें। असल में G7 की मीटिंग करने का मकसद ही है तालिबान के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करना, उसकी घेरेबंदी करना, क्योंकि अगर इसी तरह तालिबान की मनमानी चलती रही, इसी तरह वो अमेरिका और बाकी मुल्कों को धमकाता रहा, अपनी शर्तें मनवाता रहा, तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे का इशारा है। ऐसे में 31 अगस्त की तारीख दुनिया के लिए कयामत की डेट से कम नहीं, क्योंकि अगर तालिबान ने अमेरिका और बाकी मुल्कों की बात नहीं मानी तो 31 अगस्त के बाद भीषण घमासान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। काबुल से लगातार भारतीयों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अब तक तालिबान के शिकंजे से सैकड़ों लोग सुरक्षित वापसी कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन को एक खास नाम दिया है, और वो है ऑपरेशन देवी शक्ति। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबानी संकट से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन देवी शक्ति का आगाज किया, जिसके बाद अब तक 626 लोगों को काबुल से हिंदुस्तान लाया जा चुका है। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मिशन में ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम क्यों दिया गया? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तालिबानी हुकूमत के साथ ही अफगानिस्तान धधक रहा है। नरकिस्तान में फंसा हर शख्स खौफ के साए में जीने को मजबूर है। हर किसी का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हालत में अफगानिस्तान को छोड़ना। दुनिया के तमाम मुल्क अपने नागरिकों, अपने सैनिकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एयरलिफ्ट के जरिए लोगों को काबुल से लाया जा रहा है। हिंदुस्तान भी अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। पंद्रह अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान किया। 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन देवी शक्ति का आगाज किया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान से अब तक 626 लोगों को बाहर निकाला है, जिसमें से 228 लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं। 77 लोग अफगानिस्तान के सिख समुदाय से जुड़े हैं, जबकि बाकी लोग भारत के पड़ोसी देशों के हैं। 7 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स
विदेश मंत्रालय ने और बाकी जो हमारे कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं 7 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज की। द टोटल नंबर ऑफ people who have been evacuated are 626। इसमें हमारे नागरिक जो हैं जिनको हमने इवैक्यूएट किया है वो 228 हैं। जो लोग काबुल एयरपोर्ट पर अब भी फंसे हैं उनकी जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं है। मगर कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे भी हैं जो तालिबान राज से खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो गए। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने से पहले आजाद हो गए और इसमें भारत सरकार के ऑपरेशन देवी शक्ति का अहम रोल है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम क्यों दिया? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जिस तरह अफगानिस्तान ने पठान लैंड पर कत्लेआम मचाया, जिस तरह से तालिबान की हत्यारी ब्रिगेड ने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा, उसे देख पूरी दुनिया सन्न थी। ऐसे में तालिबान की क्रूरता और बर्बरता के प्रकोप से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अगुवाई में ऑपरेशन देवी शक्ति की नींव रखी। और जिस तरह मां दुर्गा ने राक्षसों से मानव जाति को बचाया, ठीक इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने भारत के नागरिक, वहां काम करने वाले अधिकारी और बाकी देशों के लोगों को सुरक्षित हिंदुस्तान की सरजमीन पर लाने का प्रण लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रण को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यही हो कि गवर्नमेंट या कुछ लोग जो थे वहाँ पे वो लोग सपोर्ट कर रहे थे हम लोग को कि आप लोग कैसे निकल जाएं। बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग 3 दिन से एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे मगर एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुस पाए। मगर गवर्नमेंट कैसा रात को चाहे कभी भी बार बार बुलाती थी, कब मौका मिले इन लोग को इंडिया भेज दूँ, कब मौका मिले इंडिया भेज दूँ। मौका मिला एक दिन तो हमको लोग को डोमेस्टिक से घुसा दिया। डोमेस्टिक से घुसा के फिर एक बार इंटरनेशनल ले गया, उदी से उड़ा। तो देखिए कम से कम हम लोग को सेफली सभी बंदे आ गए हैं। आज ही काबुल से तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे होते हुए 78 लोगों को भारत लाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया जिसमें ऑपरेशन देवी शक्ति का जिक्र किया गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन देवी शक्ति के सफल होने के पीछे की एक वजह और है, और वो है अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद भारत का सीक्रेट सैन्य अड्डा जो सैकड़ों भारतीयों के लिए वरदान बना हुआ है। नाम है गेसार मिलिट्री एरोड्रम। काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर लाखों लोग जुटे हैं। ऐसे में इंडियन एयरपोर्ट के C-70 एयरक्राफ्ट को लैंडिंग में काफी दिक्कत हो रही थी। डर इस बात का भी था कि अगर विमान की लैंडिंग नहीं हुई तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होगा, कैसे तालिबान के कहर से अपने लोगों को बचाया जाएगा। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने अपने एयरक्राफ्ट C-17 को काबुल एयरपोर्ट से तजाकिस्तान की तरफ बढ़ाया और उसी सीक्रेट हवाई अड्डे पर उतारा जो विदेशी सरजमीन पर हिंदुस्तान का इकलौता सैन्य बेस है। गेसार मिलिट्री एरोड्रम यानी GMA अफगानिस्तान की सीमा के बेहद पास मौजूद होने की वजह से भारत को ऑपरेशन देवी शक्ति अंजाम देने में काफी मददगार साबित हुए। ये मिलिट्री बेस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे के ठीक पश्चिम में है। बीते 20 सालों से तजाकिस्तान के इसी मिलिट्री बेस पर भारत का हक है, लिहाजा भारतीयों को लाने के लिए इसी गेसार मिलिट्री एरोड्रम का इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। राखी बीत गई और इसी के साथ त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। जन्माष्टमी आने वाली है, नवरात्र आने वाला है, लेकिन खुशियां मनाने वाले इन त्योहारों के साथ एक डरावनी खबर भी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ सकता है। तमाम कोशिशें बेकार साबित हो सकती हैं। वैक्सीन लेने वाले भी संक्रमित हो सकते हैं और कई देशों का वैक्सीनेशन मिशन का रिजल्ट 0 साबित हो सकता है।
ज्यादा दिन नहीं बीते जब पूरा देश वायरस के शिकंजे में फंसा था। लॉकडाउन का दूसरा दौर आया था और कई लोगों ने अपनों को त्रासदी में हमेशा के लिए खो दिया। मौजूदा दौर उससे उबरने का है। जिंदगी तो वापस नहीं दिलाई जा सकती, लेकिन काम धंधे, बिजनेस, रोजगार की हालत को सुधारने की जीतोड़ कोशिश हो रही है। देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। वैक्सीन लेने वालों में सुरक्षा का भरोसा जगाया जा रहा है, लेकिन लगता है यह हौसला ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। नई रिपोर्ट होश उड़ाने वाली है, बेहद डराने वाली है। कहा जा रहा है कि कोविड-19 का जमाना भले ही चला जाए, लेकिन आने वाला वक्त कोविड-22 का होगा, पहले से भी ज्यादा ताकतवर और घातक। एक विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि कोविड-22 नाम का नया वेरिएंट मौजूदा सबसे घातक डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ज्यूरिख के इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर साई रेड्डी ने दुनिया को अलर्ट किया है। मौजूदा स्ट्रेन के म्यूटेशन से महामारी का नया और ज्यादा खतरनाक फेज आ सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन का कोई असर होना मुमकिन नहीं होगा। हिंदुस्तान समेत कई देशों में कहर मचाने वाले वेरिएंट का नाम डेल्टा है। इसे कोविड-21 कहा गया है और अब नया स्ट्रेन बना तो उसे कोविड-22 कहा जाएगा। ज्यूरिख के प्रोफेसर का मानना है कि कोरोना के स्ट्रेन में लगातार म्यूटेशन होते रहे, जिससे ये साबित हो चुका है कि म्यूटेशन का दौर अभी आगे भी चलेगा। डेल्टा स्ट्रेन कितना घातक है ये दुनिया देख चुकी है। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर डेल्टा स्ट्रेन का म्यूटेशन होकर नया स्ट्रेन बना तो वो बहुत ज्यादा घातक होगा। बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी गई। ऐसे में तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को हो सकता है। ज्यूरिख के प्रोफेसर जो कह रहे हैं, वैसी आशंका हमारे देश में काम करने वाली एजेंसियों को भी हो रही है। गृह मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि सतर्कता की जरूरत है। कमेटी ने यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर हो सकती है और ये बच्चों और युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। हिंदुस्तान में इस दौरान दशहरा, दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहार आते हैं, तो क्या त्योहारों में होने वाली भीड़ की वजह से ही कोरोना का बड़ा विस्फोट होगा? रविवार के दिन राखी होने की वजह से बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ देखी गई थी। बाजारों में भी भीड़ रही। अब जन्माष्टमी आने वाली, मंदिरों में भीड़ जुटने वाली, तो क्या इन तमाम त्योहारों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो सकती है? और क्या अक्टूबर तक वही हाल होने की आशंका है जैसा मई के महीने में था? यह बड़ा सवाल है। अब आगे की रणनीति तैयार हो रही है। देश में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बच्चों और युवाओं के लिए वेंटिलेटर का इंतजाम करना होगा। बच्चों के डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ का भी इंतजाम करना होगा। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था भी करनी होगी। नीति आयोग के सदस्य और सरकार की कोविड-19 टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे वीके पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस की अगली लहर में 23% लोगों को भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में सरकार को 2 लाख आईसीयू बेड तैयार रखने चाहिए। अगस्त का महीना बीतने वाला है। देश में रविवार को 25,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले। अगर अक्टूबर में कोरोना पीक पर रहने वाला है तो सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत सितंबर के महीने में ही बरतनी होगी। हालांकि एक थ्योरी और भी है। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर वैज्ञानिक डॉक्टर मणींद्र अग्रवाल के मुताबिक तीसरी लहर की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद तय समय यानी 16 हफ्ते के बाद दूसरी डोज नहीं ली। इनमें से 1 करोड़ से अधिक बुजुर्ग शामिल हैं। बाकी लोगों में हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक उम्र वाले लोग हैं। लिहाजा खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क
2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।